प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय मतुप व ठक को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले कृत प्रत्यय को पढ़ाया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया जाकर उसे भी देख लें। सबसे पहले जान लेते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय होते हैं। व स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। इसके पूर्व हम लोग कृदंत प्रत्यय को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्ययों को कहा जाता है जो कि संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर विशेषण शब्द बनाते हैं, अर्थात जिस संज्ञा शब्द के अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं और उस प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वे विशेषण शब्द होते हैं और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संज्ञा या अव्यय की रचना करते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम लोगों को मतुप, ठक, त्व और तल प्रत्यय को पढ़ना है। सबसे पहला प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय किसे कहते हैं? इस प्रत्यय का प्रयोग वाला या वाली के भाव को अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है। इसके द्वारा शब्द निर्माण करने पर मत शेष बचता था, तो मतुप का उप लोप हो जाता है और मत शेष बच जाता है। जैसे अगर हम प्रयोग करते हैं बुद्धि के साथ, बुद्धि धन मतुप, तो मतलब क्या होता है? बुद्धि वाला या बुद्धि वाली, ऐसा अर्थ बनता है। मतुप संबंधी कुछ नियम है जिसको हम लोग जान लेते हैं। जिसमें पहला नियम है कि यदि अकारांत या आकारांत संज्ञा या विशेषण शब्दों के पश्चात मतुप प्रत्यय लगता है तो वत जुड़ जाता है। जैसे गुण धन मतुप, गुण धन मतुप, तो गुण शब्द अकारांत शब्द है, ड़ में अ युक्त है। धन, ज्ञान, प्रज्ञा, ये प्रज्ञा आकारांत है और गुण, धन और ज्ञान अकारांत शब्द है। तो जब अकारांत शब्द के साथ मतुप प्रत्यय का योग होता है तो पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती व नपुंसक लिंग में वत जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर वत दिया गया है, यह नपुंसक लिंग का दिया गया है, लेकिन इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में अर्थ होगा। तो गुणवान, गुणवती और गुणवत हो गया। गुणवान का मतलब है जिसके पास गुण हो, अर्थात गुण वाला। धनवान मतलब धन वाला। ज्ञानवान अर्थात ज्ञान वाला। गुणवती, वहीं पर कोई अगर स्त्री हो तो उसे गुणवती अर्थात गुण वाली। धनवती धन वाली, ज्ञानवती ज्ञान वाली, प्रज्ञावती मतलब भी प्रज्ञा वाली, ज्ञान वाली होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक नियम में देखें कि अकारांत या आकारांत संज्ञा के विशेषण शब्दों के पश्चात यदि मतुप प्रत्यय लगता है तो वहाँ पर वानवती वत हो जाता है। वहीं नियम नंबर 2 में यदि अकारांत और आकारांत शब्दों के अतिरिक्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अकारांत या आकारांत शब्दों के अतिरिक्त अन्य स्वरांत शब्द अर्थात जहाँ पर अ और आ न हो, अ और आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वरों से युक्त शब्द हो और वहाँ पर हम मतुप का प्रयोग करते हैं तो वत के स्थान पर मत होता है। जैसे अकारांत और आकारांत के साथ वानवती वत लगा था, वैसे ही अकारांत और आकारांत शब्द के अतिरिक्त
यदि अन्य कोई स्वरांत शब्द हो तो उसके साथ मतुप का प्रयोग होने पर मान, मति, मत का प्रयोग होता है। जैसे शक्ति, धन, मतुप। यहाँ पर देखिए शक्ति अर्थात इकारांत शब्द है, तो इसके साथ मतुप का प्रयोग करने पर मान लग गया। शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। बुद्धि के साथ मतुप का प्रयोग करने पर बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। गोमान, गोमती, गोमत। गति, धन, मतुप, गतिमान, गतिमती, गतिमत। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि जहाँ भी वान, वती, वत है और मान, मति, मत है वहाँ पर मतुप प्रत्यय का प्रयोग है। वान, वती, वत कहाँ लगेगा? जिस शब्द के अंत में अ हो या आ हो और उसके साथ यदि मतुप लगता है तो वहाँ पर वान, वती, वत होगा। जिस शब्द के अंत में अ और आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो और मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ मान, मति, मत लगेगा। तो इस प्रकार से जब हमें प्रकृति प्रत्यय अलग करने को पूछा जाएगा अर्थात शक्ति, मति दे दिया गया तो शक्ति, मति, मति लगने से ही आप समझ जाए कि यहाँ पर मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो शक्ति यहाँ पर मूल शब्द हो गया शक्ति, और मति के स्थान पर आपको मतुप का प्रयोग कर देना है। ऐसे ही जैसे ज्ञानवती है या ज्ञानवान है, तो ज्ञान यहाँ पर मूल शब्द है और वान लगा है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पर मतुप का प्रयोग करना है। तो प्रकृति प्रत्यय जब अलग करेंगे तो रूप हो जाएगा उसका ज्ञान, धन, मतुप। शक्तिमान को जब पृथक करेंगे तो शक्ति, धन, मतुप बनेगा। अब देख लेते हैं ठक प्रत्यय को। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात ठक प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो भाववाच्य में होते हैं। ठक प्रत्यय लगाने पर शब्द के आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो पहला वाला शब्द है उसकी वृद्धि हो जाएगी, अर्थात अ है तो आ हो जाएगा, ए है तो आय हो जाएगा, ओ है तो औ हो जाएगा, वृद्धि हो जाती है। ठक के स्थान पर इक हो जाता है, अर्थात ठक हट जाएगा और उसके स्थान पर इक उस शब्द के साथ जुड़ जाता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे शब्द है धर्म, धर्म के साथ लगा ठक, तो ठक के स्थान पर इक हो जाएगा, धार्मिक हो गया। लेकिन नियम क्या कह रहा है कि ठक प्रत्यय लगाने पर शब्द के आदि स्वर, तो आदि क्या है ध में क्या लगा है अ, तो अ की वृद्धि होके क्या बनेगी आ, वृद्धि हुई तो आ हुआ, धा हो गया और ठक के स्थान पर इक लगा देंगे, धार्मिक। अब स्त्रीलिंग में धार्मिकी और नपुंसक लिंग में धार्मिकम हो गया। जैसे अगर हम कोई स्त्रीलिंग धर्म से संबंधित बात करेंगे तो वहाँ पर विशेषण के रूप में धार्मिकी लगाएंगे, नपुंसक लिंग में हम धार्मिकम का प्रयोग करेंगे। सप्ताह, धन, ठक, सब तो स है, इसको आ कर दें, साप्ताह और इक जोड़ देंगे, साप्ताहिक। स्त्रीलिंग में इकी, साप्ताहिकी, और इसमें कम साप्ताहिक है ही, मम लग जाएगा। यहाँ पर साप्ताहिक के साथ दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी। देव, धन, ठक, देव, दे ए का आय कर दे पहले, दै हो गया, व में इक जोड़ दिए, दैवी कहा, तो स्त्रीलिंग में दैविकी और नपुंसक लिंग में दैविकम रूप बन गया। दीन, धन, ठक, दैनिकः, दैनिकी, दैनिकम। मास, धन, ठक, मासिकः, मासिकी, मासिकम। वर्ष, धन, ठक, वार्षिकः, वार्षिकी, वार्षिकम। साहित्य, धन, ठक, साहित्यिकः, साहित्यिकी, साहित्यिकम। इस प्रकार से यहाँ पर मतु प्रत्यय और ठक प्रत्यय पूर्ण हुआ। इसके बाद त्व और तल प्रत्यय को कराया जाएगा। त्व और तल प्रत्यय के साथ ही मतुप, ठक, त्व और तल से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।